दृश्यम में आपका स्वागत है। जटा से निकलती गंगा की धारा, सिर पर अर्धचंद्र, गले में वासुकी नाग, माथे पर त्रिनेत्र और कैलाश पर्वत पर वास। हमने जब से होश संभाला है, भगवान शिव की यही तस्वीर हमारे मन में बसी है। टीवी सीरियलों में यही रूप देखते हैं, लेकिन ग्रंथों में लिखा है भगवान शिव उस समय भी थे जब सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई थी। उस समय शिव के गले में वासुकी नाग नहीं थे और वो कैलाश पर्वत पर नहीं रहते थे। तो कैलाश पर्वत से पहले कहां रहते थे महादेव? वो कौन सी जगह थी जहां वासुकी नाग पहली बार नीलकंठ के गले से लिपटे थे? पौराणिक ग्रंथों में बंद उस जगह को पहली बार खोज कर ला रहे हैं हम। शिव के प्रथम कैलाश और धरती के पहले शिव संसार का दृश्य। ये सफर बहुत बड़े सवाल के साथ शुरू हुआ था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मिलना तो दूर, कभी किसी ने सुना तक नहीं होगा। कैलाश पर्वत से पहले भगवान शिव कहां रहते थे? आप कहेंगे भला ये भी कोई सवाल हुआ? हमने भी यही कहा था, लेकिन इसके बाद जो सुनने को मिला उसे हम ज्यों का त्यों आपके सामने रखते हैं। फिर खुद फैसला कीजिए, उन बातों पर भरोसा करके हमने सही किया या गलत। सारे वेद पुराणों ने भगवान शिव का एक ही निवास स्थान बताया है, वो है कैलाश पर्वत। और शिखर है मान्यता के मुताबिक, जहां महादेव किसी न किसी रूप में आज भी बसे हैं। शास्त्रों में उन्हें पंच कैलाश कहा गया है। पंच कैलाश की कहानी कैलाश मानसरोवर के बाद शुरू होती है। इससे भी पहले भगवान शिव का कोई निवास स्थान था, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। फिर जम्मू के एक छोटे से कस्बे भद्रवाह के कुछ बुजुर्गों ने हमें निमंत्रण देकर बुलाया। वहां की 2000 साल पुरानी एक यात्रा दिखाई। नागों के राजा वासुकी देव के एक प्राचीन मंदिर ले गए। कुछ स्थानीय पौराणिक ग्रंथों से रूबरू कराया। इन सब के बाद जो जानकारी सामने आई उसने हमें चौंका दिया, जिसके मुताबिक माउंट कैलाश से पहले भी भगवान शिव का एक निवास स्थान था, जहां वो उस समय रहते थे जब उनका विवाह नहीं हुआ था, जब उन्होंने वासुकी नाग को गले पर धारण भी नहीं किया था। जम्मू के कुछ स्थानीय पुराणों में उसे भद्र कैलाश कहा गया है। पूरी दुनिया के लिए 5 कैलाश हैं, जबकि जम्मू के भद्रवाह के लिए यह संख्या 6 है। भारत में 6 कैलाश हैं। तिब्बत का कैलाश है, कुमाऊं का कैलाश है, चंबा का कैलाश है, श्री कैलाश है और किन्नौर कैलाश है। तो ये छठा भद्र कैलाश था। शिवजी के निवास स्थान को कैलाश कहा जाता है। तो कहीं भी रहें उस जगह का नाम कैलाश है। पर्वत, हिमालय पर्वत के शिखर पर, तो इस जगह का नाम भद्र कैलाश था। अगर ऐसी बात है तो इस छठे कैलाश पर वेद पुराण चुप क्यों हैं? तो जवाब था, जब वहां शिव थे तब वो संपूर्ण नहीं थे। परिवार या गले में नाग कुछ नहीं था।
इसलिए ग्रंथों में उस जगह की कहानी नहीं मिलती। दावे के मुताबिक भद्र कैलाश के शिखर पर एक कैलाश कुंड है। वहीं महादेव ने वासुकी नाग को पहली बार अपने गले से लपेटा। पांच कैलाश का तो सभी जिक्र करते हैं, सभी पढ़ते हैं, पंच कैलाशी हो जाते हैं लोग, पांच कैलाशों के दर्शन करके, धाम करके। तो हमारा ये मानना है, और ये केवल मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं है, हमारा ये विश्वास है, हमने अपने बूढ़े बुजुर्गों से भी सुना है, ये जितने भी हमारे लिटरेचर में जितने भी लोकल किताबें लिखने वाले लोग हैं, ऑथर्स हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, और काफ़ी टाइम पहले से कि ये यहाँ पे स्वयं शिवजी भगवान पहले रहते थे। शादी से पहले वो यहाँ पे रहा करते थे। जब गरुड़ जी का और वासुकी नाग जी का द्वंद्व हुआ, तो उस समय पे जब वासुकी नाग जी के लिए एक स्थान चाहिए था, तो शिवजी भगवान ने वो स्थान वासुकी नाग जी को, ये कैलाश जो है हमारा, वो सौंप के यहाँ से मणिमहेश के लिए गए हैं। ये तो एक बहुत ही दिव्य स्थान है जहाँ पे वासुकी नाग जी को धारण किया भगवान शिव ने। सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन हम कैसे मान लें? क्या इस पौराणिक कथा का कोई साक्ष्य है? तो हमसे कहा गया, पहले भद्र कैलाश के कैलाश कुंड की यात्रा शुरू कीजिए, निशानियां अपने आप मिलती चली जाएंगी। तो इसकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। हम यहाँ से चलते रहेंगे। पहले जंगल का रास्ता आएगा, जंगल के बाद मैदानी इलाके, फिर पत्थर वाले कुछ रास्ते आएंगे, और उसके बाद हम 15,000 फीट की ऊंचाई पर कैलाश कुंड तक पहुंच जाएंगे। आओ। कैलाश कुंड की दूरी यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं है। लोगों की आस्था और आत्मविश्वास ने हमें भद्र कैलाश जाने के लिए मजबूर कर दिया। जम्मू के स्थानीय ग्रंथों में इसका जिक्र यूं ही नहीं होगा, कोई तो वजह होगी। दावों को सच माना जाए तो हम एक पौराणिक कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में रास्ता आसान होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब यहाँ से असली चुनौती शुरू होती है, जिसे कहते हैं जंगल की चुनौती। सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, और इस इलाके में बारिश बहुत आती है, तो नीचे कीचड़ है, पैर को आप सही से टिका नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे में ही आपको आगे की तरफ बढ़ना है, और ऊपर से ये जो झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों को भी किसी तरीके से पार करना है। कुछ रहस्य अभी भी अनसुलझे थे। उस 2000 साल पुरानी यात्रा का कैलाश कुंड से क्या नाता है? वासुकी नाग की क्या कहानी है? भगवान शिव अपने पहले निवास को छोड़कर क्यों गए? बस आप इस यात्रा में साथ बने रहिए, सारे सवालों के जवाब अपने आप मिलते चले जाएंगे। भद्रवाह का ये वो इलाका है जो अपने जंगल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा जंगल जिस जंगल में दिन के वक्त में भी आपको लगे कि बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, ऐसा लगे जैसे शाम होने को है, लेकिन यकीन मानिए दिन के अभी 12 बज रहे हैं।
दावे के मुताबिक भद्र कैलाश का कैलाश कुंड वो जगह है जहां महादेव ने वासुकी नाग पहली बार गले से लपेटा था। इसके पीछे एक कहानी है। जो गरुड़ और वासुकी में युद्ध छिड़ने से शुरू होती है। नागराज वासुकी हार गए और गरुड़ उन्हें मारने के लिए पीछे दौड़े। तभी वासुकी ने कैलाश कुंड में महादेव की शरण ली। भगवान शिव ने गले लगाकर उनकी रक्षा की। फिर जब भगवान कैलाश कुंड में पहुंचे तब ये कैलाश कुंड जो है वासुकीनाग भगवान का कुंड नहीं था, ये कुंड जो था शिव भगवान का था। तो वासुकीनाग भगवान ने शिव भगवान को बोला कि शिव भगवान, मैं इस वक्त संकट में फंस चुका हूँ, तो मुझे बचाने के लिए कोई रास्ता बताइए। उस वक्त शिव भगवान ने वासुकीनाग भगवान को अपने कुंड में शरण दी और खुद भगवान ये कुंड छोड़कर पानी में चले गए हैं। महादेव के भद्र कैलाश का कैलाश कुंड छोड़ने की वजह भी यही बताई जाती है। हमेशा के लिए रक्षा करने के वादे के साथ पूरा इलाका वासुकी नाग को सौंप दिया, वहां का राजा बना दिया, खुद उस जगह को छोड़कर चले गए। नागराज वासुकी आज भी इस इलाके के भगवान माने जाते हैं, जिनका कैलाश कुंड में आज भी निवास है। दावे के मुताबिक जिस रास्ते नागदेव भगवान शंकर के पास गए, उसी रास्ते पर हम चल रहे थे और इसी मार्ग से वो 2000 साल पुरानी यात्रा भी होती है जो हमने शुरू में देखी थी। आप जब भी यहाँ से इस यात्रा पे जाएंगे तो आप एक्चुअली कैलाश कुंड के साथ साथ वासुकी नाग जी की यात्रा पे जा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वासुकी नाग जी का गाठा में वासुकी नाग जी का मंदिर है, वहाँ पे उनका स्थान हुआ करता था। लेकिन जब गरुड़ जी उनके पीछे पड़े और गरुड़ जी से उनकी दुश्मनी हुई तो उनसे जब भागे हमारे वासुकी नाग जी, क्योंकि इससे भगवान शंकर ही उन्हें बचा सकते थे, तो वो जैसे जैसे यहाँ से आगे की तरफ गए तो वो उस यात्रा से उस स्थान से यात्रा चलती है। कहानियां और दावे दिल को भाते हैं, दिमाग को सबूत चाहिए। क्या इस कहानी का भी कोई साक्ष्य है? पहला जवाब था ये 2 शिलाएं। गौर से देखने पर लगता है 2 महिलाएं सिमट कर बैठी हैं। कहते हैं ये वो 2 देव कन्याएं हैं जिन्होंने मना करने के बावजूद गरुड़ को वासुकी का पता दे दिया था। कहते हैं कि ये 2 महिलाओं को दिया गया श्राप है और श्राप से ही वो महिलाएं पत्थर में बदल गई। ऐसा हुआ कि 2 महिलाएं इस जंगल में जड़ी बूटे ढूंढने आई थीं और उसी समय वासुकी नाग देवता चले जा रहे थे। तो उनकी मुलाकात जब उन दोनों महिलाओं से हुई तो उन्होंने कहा कि अगर गरुड़ दिखे और पूछे, मेरे बारे में पूछे, तो मेरा पता मत बताना। तो लेकिन उन देव कन्याओं ने गरुड़ जी को बता दिया था कि वासुकी नाग जी इधर गए हैं। तो वासुकी नाग जी के श्राप के कारण वो आज भी शिला रूप में वहाँ पर विद्यमान है। शिलाओं की अद्भुत आकृतियां हमने बहुत देखी हैं, लेकिन ये वाकई अजीब था। आसपास कोई चट्टान इतनी बड़ी या मिलते जुलते आकार की नहीं थी। अगर सबूत इतने पक्के हैं तो ये मार्ग अभी तक अनदेखा और कहानी अभी तक अनसुनी क्यों है? वैसे भी पुराणों में कैलाश मानसरोवर को ही महादेव का पहला निवास स्थान माना गया है, जिससे कथा भी साफ तौर पर लिखी है। वराह काल की शुरुआत में सारे देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखा था, जो आज से 20,000 वर्ष पहले का समय बताया जाता है। ये वो वक्त था जब धरती पर हिमयुग शुरू होने वाला था। जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। भगवान शिव ने तभी अपने निवास के लिए कैलाश पर्वत को चुन लिया था। तो क्या वो जगह, वो भद्र कैलाश, वो कैलाश कुंड उससे भी पहले का है? सवालों के साथ जंगलों और पत्थरों से भी संघर्ष चल रहा था।
कुछ अदृश्य खतरे भी थे जिसकी चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी। इस ट्रैक पर आने से पहले एक सख्त हिदायत दी गई थी। हिदायत ये कि इंसान चलते चलते कई बार जंगल में ट्रैक के दौरान किसी पौधे, पत्ते या फिर घास को ऐसे तोड़ कर रख लेता है और चलते चलते उसे अपने मुंह में दबा लेता है। कहते हैं कि यहाँ ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जो इस बात की गवाही है कि यहाँ कई सारे ऐसे पौधे हैं, पत्ते हैं, घास हैं जो बहुत विषैले हैं, जिसमें विष है। और इसीलिए जब भी कोई ये साहस करता है कि वो कैलाश कुंड तक जाएगा तो उसे सबसे पहले यही बात समझाई जाती है। कहते हैं भगवान शिव अगर वासुकी नाग को गले से नहीं लपेटते तो वो गरुड़ के हाथों मारे जाते। वासुकी नाग को शिव के कैलाश कुंड तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ा था। शिला पर ये निशान दिख रहे हैं, ये वासुकी की उसी यात्रा की निशानी बताई जाती है। कहते हैं ये उनके आंसुओं के निशान हैं। ये उस समय के हैं जब एक समय उनको जीवन बचाना नामुमकिन लगने लगा था। वासुकी नाग जी एक जगह बिल्कुल जब थक हार गए, बिल्कुल उनकी स्थिति ऐसा नहीं थी कि बिल्कुल मन से वो हार चुके थे, तो उन्हें वहाँ पर जाके उनके आंसू निकले। तो उस आंसुओं से उन पत्थरों पे आज भी निशान है, पूरी अश्रु की धारा है। इसे भद्र कैलाश का सबसे बड़ा साक्ष्य माना जाता है। इस निशान को कई बार झुठलाने की कोशिश हुई, कई बार चुनौती मिली, लेकिन हर बार यही साबित हुआ कि ये निशान बनाए हुए नहीं बल्कि प्राकृतिक हैं। कहते हैं कि जब वासुकी नाग देवता इसी रास्ते कैलाश कुंड की तरफ चले जा रहे थे तो गरुड़ के डर से वो इसके ऊपर आकर छिप गए थे। डर के मारे वो ऊपर सो गए थे और वहाँ से भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे थे कि हे शिव, मुझे किसी भी तरीके से बचा लो। कहते हैं कि उस वक्त वासुकी नाग देवता के मन में इतना ज़्यादा डर था कि वो काफ़ी देर तक रोते रहे और उसकी निशानी आज भी यहाँ देखने को मिलती है। कहते हैं कि ये उनके आंसुओं की धार है, दो धार है, एक ये और दूसरा ये। और पहाड़ के इस हिस्से में ये दोनों बहुत ही अलग से चमकते हैं, ऐसा लगता है कि अलग से ये कोई निशान है। अब हमारा सफर सबसे खतरनाक इलाके में पहुंच चुका था। वैसे भी यह पौराणिक कैलाश पर्वत का मार्ग था, आसानी से तो नहीं पहुंच सकते। यहां तो हर कदम पर संघर्ष था। शायद इसी वजह से लोग आज भी साल में एक बार ही वहां जा पाते हैं। ये वो जगह है जिस जगह पर साल के 10 महीने लोग नहीं आते हैं, इसलिए क्योंकि अभी आपको भले ही यहाँ बड़े बड़े चट्टान दिख रहे हों, बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हों, ऊबड़ खाबड़ ही सही रास्ते दिख रहे हों, लेकिन साल के 10 महीने कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद चादर है यहाँ, मतलब बर्फबारी बहुत होती है। लेकिन साल के 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीनों में इस रूट से लोग सफ़र करते हैं। तो हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जिसके एक एक पत्थर पर पैर रखना मुश्किल है। पंद्रह 15,000 फीट की चढ़ाई करनी थी।
आधा से ज्यादा फासला तय हो चुका था, लेकिन मौसम की आंख मिचौली जारी थी। पल में धुंध के बादल छा जाते और चुटकी बजाते गायब भी हो जाते। गुमनाम मंजिल के अनदेखे रास्तों पर अनजान खौफ का साया मंडराता रहता है। पता नहीं आगे किस मोड़ पर किस मुसीबत से सामना हो जाए। पूरे रास्ते बर्फ का खतरा भी बना रहता है, जो ऊपर से चट्टान जैसे दिखते हैं, लेकिन करीब पहुंचते ही हकीकत सामने आ जाती है। ऊपर से देखने में आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन हम जब इसके करीब जाएंगे तो आपको अंदाज़ा चलेगा कि ये किस तरह से बर्फ़ जमी हुई है। हालांकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ है, लेकिन ये बर्फ़ है। मंजिल था भद्र कैलाश, जो दावे के मुताबिक महादेव का पहला निवास स्थान बताया जाता है। हालांकि दोनों में बहुत फर्क है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई करीब 22,000 फीट है, जबकि भद्र कैलाश महज 15,000 फीट ऊंचा है। लेकिन जिस पौराणिक काल में यहां भगवान शिव के रहने का दावा होता है, उस समय ये चढ़ाई भी आज के कैलाश जैसी ही कठिन रही होगी। वैसे आसान तो आज भी नहीं। रही निशानी और कहानी की बात, तो ये मार्ग भी इससे भरा पड़ा है। जैसे जैसे हम कुंड के बिल्कुल नज़दीक पहुंचते जाएंगे, ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पत्थर रखे हुए दिखाई पड़ने लगते हैं। ये दो बातों की निशानी है। एक तो ये कि अब कैलाश कुंड बहुत दूर नहीं है, कैलाश कुंड की दूरी यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरी इस बात की निशानी है, कहते हैं कि खुद भगवान शिव जब इस जगह को छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे निशान छोड़कर गए, ताकि जब कभी भी उनके भक्त या फिर कोई ये जानने आए कि आखिर वो कुंड कहाँ है, तो वो बहुत आसानी से उस जगह तक पहुँच पाए। कैसी होगी वो जगह, शिव का वो पहला संसार, हम तो कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। उस शिव संसार का सबसे अहम साक्ष्य है कैलाश कुंड। बताते हैं वो असाधारण है, लाखों साल पुराना है, उस समय की जब हिमालय के शिखर पर ज्वालामुखी धधकते थे। लोग उसे वासुकी कुंड भी कहते हैं। जी, ये वासुकी कुंड है। ये 14,500 फीट की ऊंचाई पर भद्र कैलाश की चोटियों के बीच में एक वॉल्केनिक क्रेटर में बना हुआ है। 3 तरफ से इसके चोटियां हैं और ये कोई 2-2.5 किलोमीटर इसका सरकमफ्रेंस है। ये कर्मस्थली रही है, क्रीड़ा स्थली रही है महाराज वासुकीनाग की भी और उसके पहले भगवान शिव की भी। इसके आसपास बहुत से और तालाब भी हैं। कैलाश पर्वत से पहले भी भगवान शिव कहीं रहते थे, उसका वजूद आज भी होगा, इस बात को कोई भी कोरी कल्पना मान सकता है। ठीक वैसे जैसे वासुकी नाग को भी कुछ लोग कथा कहानी मानते थे। लेकिन अब यह बात साबित हो चुकी है कि वासुकी नाग महज ऋषि मुनियों की कल्पना नहीं, जीते जागते किरदार थे। गुजरात के कच्छ में पनानधोरा के पास कोयले की एक खान है, जिसके एक हिस्से में 49 फुट लंबे नाग का अवशेष अप्रैल 2024 में मिला। अवशेष में नाग की रीढ़ की हड्डी के 27 जोड़े थे। एक रिसर्च के बाद वो करीब 4.7 करोड़ साल पुराने बताए गए।
वैज्ञानिकों ने उसे वासुकी इंडिकस नाम दिया। इसका महत्व दो वजह से है। एक तो वजह है कि ये बहुत बड़ा है और ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से है। ना कि अपनी फैमिली का सबसे बड़ा सांप है, बल्कि ये भी संभव है कि इससे बड़ा सांप कोई था ही नहीं दुनिया में, या करीब करीब ये उतना ही बड़ा था जितना एक और नोन है जिसकी साइज भी करीब करीब 15 मीटर है। हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये 11 से 15 मीटर के बीच में है और 15 मीटर हो सकता है। 15 मीटर का सांप बहुत बड़ा सांप होता है। माना यही जाता है कि वो अवशेष वासुकी देव जैसे किसी नाग का होगा जो 1000 टन से भी ज्यादा भारी था। अब हम शंख पदरी में थे, यानी वो जगह जहां वासुकी नाग ने अपना शंख त्याग दिया था। वासुकी नाग देवता भगवान शिव की तरफ चले जा रहे थे, कैलाश कुंड की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, तो उन्हें प्यास लगी और प्यास को बुझाने के लिए उनके पास एक शंख था। उस शंख को धरती में मारा था और उसके बाद जो पानी निकला उससे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। नीचे शंख का वो आकार अभी भी दिखता है। ये बिल्कुल नीचे शंख का एक शेप जैसा नीचे दिखता है और वो पत्थर इसी ज़मीन में, इसी जगह पर ऐसे ही दबा हुआ है। वासुकी देव नागों के राजा थे। भगवान शिव के बाद कैलाश कुंड में उनका वास था, तो जाहिर सी बात है वहीं उनका नागलोक भी रहा होगा। कुछ दूर और चलने के बाद एहसास हुआ कि अब हम लक्ष्य के करीब थे। मेरे ठीक सामने वो जो ऊंची सी चोटी दिख रही है, उस चोटी के दूसरे हिस्से में कैलाश कुंड है। लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से मैं खुद ही गिर जा रहा हूँ। आगे की तरफ कुछ भी देखना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो मौसम बहुत ख़राब है, ऊपर से बारिश हो रही है, हवाएं बहुत तेज़ है। ऐसे में कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल है। अब हम हिमालय के उस हिस्से में जा रहे थे जिसका वजूद लाखों साल पहले भी था। दावे के मुताबिक जो भगवान शिव का पहला घर था, कैलाश से भी पहले। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। सबसे ज्यादा अद्भुत है वो कैलाश कुंड। कहते हैं उसके केंद्र में आज भी कोई अद्भुत शक्तियां काम करती हैं। कैलाश कुंड से पहले 2 सरोवर मिले। ये उन 2 ऋषियों की निशानी है जिन्होंने भद्र कैलाश की खोज की थी। जम्मू के स्थानीय पुराणों में उनका नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। 2 साधु एक स्थान पर रहते थे और दोनों भाई थे और दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और भगवान शिव के बिल्कुल करीब आकर, क्योंकि ये कैलाश कुंड के बिल्कुल करीब में ये कुंड है, यहाँ आकर तपस्या कर रहे थे। कहते हैं उन दोनों ऋषियों को भगवान शिव ने खुद दर्शन देकर अपने स्थान का पता बताया था। उस समय वो दोनों यही तपस्या कर रहे थे। अगर आप ऋषिकुंड के पास पहुंच गए तो आप ये मानकर चलिए कि आप कैलाश कुंड के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और आप उस स्थान तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग इस रास्ते में पहले ही लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक आना बहुत आसान नहीं है। अब बारी थी उस जगह की जहां शिव संपूर्ण हुए थे, जहां वासुकी नाग पहली बार गले से लिपटे थे, जिसके बाद पंच कैलाश की कहानी शुरू हुई थी। वो
शिव संसार, वो अलौकिक दुनिया। ताबे के मुताबिक महादेव का धरती पर पहला निवास स्थान हमारी आंखों के सामने था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, पहाड़ों के बीच एक विशाल कुंड, कुंड में एक शिला, शिला पर अद्भुत शिवलिंग, शिवलिंग के सामने नंदी और नंदी के बगल में त्रिशूल। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह नजारा किसी को भी रोमांचित कर सकता है। जिस रास्ते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसी रास्ते वासुकी देवता भी यहाँ तक पहुँचे थे। गरुड़ से अपनी जान बचाते हुए, कई तरह की समस्या दिक्कतों को पार करते हुए, और आखिर में जब वो शंखपद्री के पास पहुँचते हैं तो भगवान शिव की कृपा से उनका यहाँ आ जाना बहुत आसान हो जाता है। और जब वो इस स्थान पर पहुँच जाते हैं तो उन्हें भी इस बात की तसल्ली हो जाती है कि अब उनकी जान बच गई। गरुड़ से उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें अपने शरण में ले लिया है। और फिर भगवान शिव ने सिर्फ शरण में ही नहीं लिया, हमेशा के लिए उन्हें अपने गले में स्थान दे दिया। कैलाश मानसरोवर की तरह इस कैलाश कुंड तक पहुंचना भी मुश्किल है। किसी तरह पहुंच गए तो कैलाश पर्वत की तरह सामने होने के बावजूद ये सरोवर पहुंच से दूर ही रहता है। एक हिस्सा है जिस हिस्से में मैं खड़ा हूं, इसी हिस्से तक लोगों की पहुंच है। इस हिस्से तक लोग आ जाते हैं, वो भी साल के सिर्फ 2 से 2.5 महीने, क्योंकि बाकी के महीने में मौसम इजाज़त नहीं देती कि आप इस जगह तक पहुंच पाएं। वैसे भी जब आप पहुंचते हैं तो सिर्फ एक हिस्सा है जिस हिस्से तक आप आ सकते हैं। बाकी के 3 हिस्से ऐसे ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। कहते हैं कैलाश पर्वत पर कई अलौकिक शक्तियां हैं, उस पर कोई नहीं चढ़ सकता। कुछ ऐसा ही मामला इस दिव्य सरोवर के साथ भी है। कहते हैं इसके ठीक बीच में कोई अद्भुत शक्ति है जो हर चीज को अपने अंदर खींच लेती है। ये भी सच है कि लोग इसके किनारे तक जाते हैं। लोग इस कुंड में जाकर स्नान करने की कोशिश करते हैं, जल भरकर अपने घर ले जाते हैं। लेकिन एक बात जो सबसे जुदा है वो ये कि इस कुंड के ठीक बीच में एक ऐसा फोर्स काम करता है, एक ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है कि अगर जो कोई भी वहाँ जाता है, अगर कोई पहुँच गया तो फिर वो वापस लौट कर नहीं आता है। कहते हैं कि ये आज से नहीं है, ये न जाने कितने सालों से ऐसे ही चला रहा है। लोगों ने कोशिश भी की, लोग वहाँ तक पहुँचे भी, लेकिन हुआ वही कि लोग लौट कर नहीं आए। वासुकी पूरे इलाके के राजा थे। इस कुंड में उनका वास था, तो माना जाता है इसी कुंड के नीचे नागलोक भी रहा होगा। शायद आज भी उसके कुछ साक्ष्य मौजूद होंगे, लेकिन इसकी पड़ताल करने की हिम्मत आज तक कोई नहीं जुटा पाया। कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं, जैसे बरसों पहले भद्रवाह के शासक ने माना था। फिर जो हुआ उसे लोग आज तक एक सबक मानते हैं। एक वक्त में भद्रवाह के राजा इस कुंड को पार करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक तरफ से चलना शुरू किया, लेकिन जब वो कुंड के बीच में पहुंचे तो उन्हें चारों तरफ से नागों ने घेर लिया। इसके बाद किसी ने भी इस जगह को लेकर सवाल खड़े नहीं किए। सभी का मानना है, पूर्वजों ने बताया है, स्थानीय दस्तावेजों में लिखा है,
जैसा लिखा है वैसे ही साक्ष्य मौजूद हैं, तो सवाल खड़ा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दो 2000 साल से ये यात्रा बदस्तूर जारी है, जो जम्मू के गाठा से शुरू होकर कैलाश कुंड तक जाती है, वो भी साल में केवल एक बार, ठीक कैलाश मानसरोवर यात्रा की तरह। इसके पीछे मान्यता यही है कि जिस रास्ते से वासुकी नाग देवता भगवान शिव के पास अपनी जान बचाने के लिए पहुंचे हैं, उसी रास्ते ये यात्रा निकलती है और लोग विश्राम करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। इनके हाथों में जो आपको छड़ी दिख रही होगी, ये छड़ी और माला, इसकी विशेष प्रधानता है। इनके घरों में ये छड़ी होती है जिसे देवता का रूप माना गया है, और माना ये जाता है कि वहाँ जाने के बाद कैलाश कुंड में इस छड़ी को स्नान करवाया जाएगा। वासुकी नाग को ये कुंड सौंपने के बाद भगवान शिव कहां चले गए, इसकी कहीं ठोस जानकारी नहीं मिलती। कोई कहता है अगला स्थान कैलाश मानसरोवर था, तो किसी के मुताबिक वो जगह मणि महेश था। और संयोग देखिए, आज वो तीनों शिव स्थान लगभग एक सीधी दिशा में पड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ की गुफा, मणि महेश या फिर किन्नौर कैलाश, हर यात्रा की अपनी एक कहानी और निशानी है। भद्र कैलाश और कैलाश कुंड भी उनमें से एक है। फर्क केवल मान्यता का है। भद्र कैलाश और कैलाश कुंड एक जगह तक सीमित रह गए, जबकि बाकी यात्राएं पूरी दुनिया में मशहूर हो गईं। जब जम्मू के स्थानीय पुराणों में इसका जिक्र है, तो शोध करके भद्र कैलाश, जो महादेव का प्रथम कैलाश माना जाता है, इसे भी पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम